नमस्ते। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ईपीएफओ के पास लिटरली हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही अनक्लेम्ड पड़े हैं। ये वो पैसा है जो लोग पुरानी कंपनीज छोड़ते वक्त बस ट्रांसफर करना भूल गए। देखिए, जॉब चेंज करना करियर के लिए बहुत अच्छी बात है, एब्सोल्युटली ग्रेट। लेकिन अगर रिटायरमेंट सेविंग्स अलग अलग अकाउंट्स में बिखरी रह जाएं, तो आगे चलकर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिटेल में समझेंगे कि ओल्ड कंपनी से न्यू कंपनी में अपना पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड आखिर ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें। सुनने में ये प्रोसेस शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती हो, पर ट्रस्ट मी, ये उतनी मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अक्सर एक बहुत ही कॉमन सवाल सामने आता है, जॉब तो स्विच कर ली, ठीक है, पर पुराने पीएफ अकाउंट का आखिर होगा क्या? ये बहुत रिलेटेबल प्रॉब्लम है, राइट? अगर पुराने अकाउंट्स को वैसे ही डॉर्मेंट छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा लॉस पता है क्या है? पैसे पर लगने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक वहीं रुक जाता है और इन्फ्लेशन या महंगाई उसकी वैल्यू को धीरे धीरे कम करती रहती है। और सोचिए, सालों बाद जब सच में रिटायरमेंट के वक्त इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब अलग अलग अकाउंट से पैसे निकलवाना बस एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर नहीं, बल्कि एक रियल फाइनेंशियल लॉस बन जाता है। तो इस प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले ट्रांसफर क्यों जरूरी है, फिर ट्रांसफर से पहले की तैयारी, उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, फिर क्लेम स्टेटस और टाइम फ्रेम, उसके बाद कॉमन एरर्स और फॉर्म्स, और लास्ट में कुछ बहुत ही जरूरी प्रिकॉशंस। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। आखिर पीएफ ट्रांसफर या कंसोलिडेशन जरूरी क्यों है? सिंपल सी बात है। एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीएफ अकाउंट ये इंश्योर करता है कि फंड पर इंटरेस्ट अक्यूमुलेशन बिना किसी रुकावट के लगातार होता रहे, और जब विड्रॉल की बारी आए तो प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस हो। मतलब आगे की जिंदगी में मल्टीपल फंड्स ट्रैक करने का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक लेने से कहीं बेहतर है कि सारा पैसा एक ही यूनिफाइड अकाउंट में सेफली रखा जाए, ताकि कंपाउंडिंग का पूरा 100% फायदा मिल सके। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यानी ट्रांसफर से पहले की तैयारी। डिजिटल पोर्टल को अनलॉक करने के लिए एक मास्टर की जरूरत होती है, और वो मास्टर की है यूएएन, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये एक यूनिफाइड आइडेंटिफायर है जो पूरे करियर के दौरान जमा हुए सभी मेंबर आईडीज को एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे लाता है। एक तरह से समझ लीजिए, पुराने एम्प्लॉयर से नए एम्प्लॉयर तक पैसा ले जाने के लिए ये सबसे क्रूशियल गेटकीपर है। जॉब चेंज करने पर हर नई कंपनी एक नया मेंबर आईडी जरूर देती है, पर यूएएन पूरे करियर में हमेशा एक ही रहता है। अब ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले कुछ चीजें बिल्कुल मैंडेटरी हैं, जैसे एक्टिव यूएएन, वेरीफाइड केवाईसी जिसमें आधार और पैन शामिल है, एक लिंक्ड बैंक अकाउंट, अपडेटेड एग्जिट डेट, और हाँ, एम्प्लॉयर के रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर्स। ये कंडीशंस पूरी किए बिना आगे बढ़ना लिटरली पॉसिबल नहीं है। बाद में किसी एक्सएचआर के पीछे डिजिटल सिग्नेचर्स या एग्जिट डेट अपडेट करवाने के लिए घूमना एक बड़ा हेडेक बन जाता है। तो इन डिटेल्स को पहले ही सॉर्ट कर लेना सबसे बेस्ट और स्मार्ट अप्रोच है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब एक्चुअल डिजिटल ईपीएफओ पोर्टल पर सारा एक्शन शुरू होगा। इन इनिशियल डिजिटल स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। स्टेप 1, अपना यूएएन और पासवर्ड यूज करके यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। इसका इंटरफेस थोड़ा ओल्ड स्कूल जरूर लग सकता है, पर यह काम बिल्कुल परफेक्ट करता है। स्टेप 2, टॉप मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज का ड्रॉप डाउन देखिए और वहां से वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्टेप 3, यहां अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और करंट पीएफ डिटेल्स को केयरफुली वेरीफाई करना है। ये डबल चेक करना बहुत जरूरी है, आखिर मेहनत का पैसा बिल्कुल सही जगह जाना चाहिए। उसके बाद स्टेप 4 में गेट डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन एक डिजिटल ब्रिज की तरह काम करता है और पुराने फंड्स की डिटेल्स को सिक्योरली फेच कर लेता है। स्टेप 5, अब प्रीवियस या करंट एम्प्लॉयर में से किसी एक को अटेस्टेशन के लिए चूज करना होगा। यहां एक प्रो टिप है, करंट एम्प्लॉयर को चुनना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि उनसे डायरेक्टली बात करके फॉर्म जल्दी अप्रूव करवाया जा सकता है। और लास्ट में स्टेप 6, गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ कोड एंटर कीजिए और रिक्वेस्ट को सबमिट कर दीजिए। बूम, ऑनलाइन प्रोसेस डन। लेकिन रुकिए, ऑनलाइन सबमिशन के बाद एक और बेहद क्रूशियल फिजिकल स्टेप आता है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। पोर्टल से जो फॉर्म 13 जनरेट हुआ है उसका प्रिंट निकालना है, उस पर साइन करना है और एग्जैक्टली 10 दिन के अंदर अपने चुने हुए एम्प्लॉयर को फिजिकली डिलीवर करना है। ये फिजिकल स्टेप इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर लीगली उस क्लेम को ऑथेंटिकेट कर सके। अगर ये 10 दिन का विंडो मिस हो गया तो पूरी की पूरी डिजिटल मेहनत बेकार हो सकती है और प्रोसेस जीरो से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। अब आते हैं सेक्शन 4 पर,
क्लेम स्टेटस और टाइम फ्रेम। फॉर्म सबमिट होने के बाद शुरू होता है वेटिंग गेम। इस टाइमलाइन को ठीक से समझना थोड़ा जरूरी है। यहाँ 1-2 महीने का रूल है जो काफी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। देखिए, पुरानी जॉब छोड़ने के बाद एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए 2 महीने का मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है। उससे पहले ट्रांसफर इनिशिएट ही नहीं हो सकता। फिर जैसा हमने अभी देखा, फिजिकल फॉर्म 13 सबमिट करने के लिए 10 दिन का विंडो मिलता है, और एक बार सब कुछ सही से जमा हो जाए तो ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम्स को प्रोसेस होने में ऑन एवरेज 20 दिन लगते हैं। ये एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। वैसे ट्रांसफर प्रोसेस को ट्रैक करना काफी सिंपल है। स्टेप 1, वापस पोर्टल के ऑनलाइन सर्विसेज टैब में जाइए। स्टेप 2, ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक कीजिए। और स्टेप 3, बस ये मॉनिटर कीजिए कि स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर से चेंज होकर एक्सेप्टेड कब होता है। और अगर बार बार पोर्टल ओपन नहीं करना तो उमंग ऐप का यूज कर सकते हैं, वहां फोन पर ही सीधे अपडेट्स मिल जाते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, कॉमन एरर्स और फॉर्म्स। मान लीजिए सब कुछ सही से कर दिया, पर फिर भी क्लेम अटक गया, तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? बैंकिंग और ईपीएफओ एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लेम्स फंसने के सबसे मेन रीजंस हैं मिसमैच होती बैंक डिटेल्स, इनकम्प्लीट केवाईसी या फिर अनलिंक्ड आधार। सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या एक गलत आईएफएससी कोड डिजिट पूरे क्लेम को रिजेक्ट करवा सकता है। इसीलिए डिटेल्स फीड करते वक्त एक-एक लेटर और नंबर को केयरफुली डबल चेक करना बिल्कुल मस्ट है, ताकि कोई टेक्निकल ग्लिच लेने के देने ना पड़वा दे। और हाँ, इन गवर्नमेंट फॉर्म्स का जो अल्फाबेटिक सिस्टम है वो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जॉब ट्रांसफर के केस में सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फॉर्म 13। यही आपका ईपीएफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। फॉर्म 10C पेंशन निकालने के लिए होता है और फॉर्म 10D रिटायरमेंट पर मंथली पेंशन सेट करने के लिए। तो पीएफ ट्रांसफर करते वक्त बाकी सारे फॉर्म्स को इग्नोर कीजिए और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 13 पर रखिए। और अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 6, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस और पेंशन न्यूएंजर्स। यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बनता है। पेंशन फंड को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ईपीएफ कॉर्पस है, यानी जो एक्चुअल पीएफ का पैसा है, वो फिजिकली नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पर पेंशन फंड के केस में ना, एक्चुअल पैसा फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि सिर्फ पास्ट सर्विस की हिस्ट्री या रिकॉर्ड्स ट्रांसफर होते हैं। तो कल को अगर पासबुक चेक की जाए और लगे कि पेंशन का अमाउंट मूव नहीं हुआ है, तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये कंप्लीटली नॉर्मल प्रोसीजर है, जहां सिर्फ सालों की सर्विस एक साथ लिंक हो रही होती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या अब टाइम आ गया है कि उन सभी पुराने अकाउंट्स को फाइनली कंसोलिडेट किया जाए और एक कंपाउंडिंग सिक्योर रिटायरमेंट की तरफ कदम बढ़ाया जाए? देखिए, इस काम को कल पर डालने से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होता है, मेहनत की कमाई है। तो बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आगे आने वाले फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल आज ही हाथ में लीजिए।